हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी ए विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956। Yes, this video is with respect to CS एग्जीक्यूटिव कोर्स। CS एग्जीक्यूटिव का जो SLCM सब्जेक्ट है उसमें ये एक्ट है, SCRA एक्ट। हमने इस पर्टिकुलर एक्ट पर पहले ही 2 पार्ट्स बना लिए हैं। वी आर ऑलरेडी डन विथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हमने 2 पार्ट्स बना लिए हैं। ये जो वीडियो है ये 3rd पार्ट पर है, तो आई विल रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें, क्योंकि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में साइजेबली बहुत सारी चीजें कवर करी है। वी हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक एक्सचेंज। वी हैव कवर्ड कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। इन पार्ट 2 वी कवर्ड सब्सटेंशियली द पेनल्टीज, एडजुडिकेशंस, पावर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर्स ऑफ सेबी। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 comprises almost 75% of the total SCRA Act। ये पार्ट 3 SCRA का लास्ट पार्ट है। तो आइए जल्दी से देखते हैं ये पार्ट किसके ऊपर है। ये पार्ट जो हम लोग देखने वाले हैं ये SCRA एक्ट के स्पेसिफिक लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज पर ज्यादा चर्चा करेगा। तो यहां पर अब जो भी हम देखने वाले हैं वो सब लिस्टिंग पर रहेगा, रिलेटिंग टू इशूअर जो अपने शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराना चाहता है, ये उस पर ज्यादा कर फोकस हम करने वाले हैं। श्योर अबाउट दिस? तो चलिए लेट अस सी। सबसे पहले कहता है पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। नाउ फर्स्ट सेक्शन 17A और 17A सिर्फ इतना ही कहता है कि आप कोई भी सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते जब तक आप जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जो सेबी ने बनाई है उसे फॉलो नहीं कर लेते। क्लियर है? क्या कहा मैंने यहां पर आपके सामने लाइन किया है। नो सिक्योरिटीज ऑफ एनी नेचर शैल बी ऑफर्ड टू पब्लिक और लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज unless you fulfill all the eligibility criterias and the requirements or the regulations as made by SEBI. So what is the first point? The first point is you are eligible only if you comply with SEBI रेगुलेशंस। सेबी के जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप जब तक सब कंप्लीट नहीं करते ना, आप कोई भी सिक्योरिटीज पहले तो इशू नहीं कर सकते। क्या ये क्लियर है? पक्का? मतलब सेबी के जो भी रिक्वायरमेंट्स है, हमने आईसीडीआर गाइडलाइन से, हमारा अलग चैप्टर है तो उसमें सब लिखा है कि हमने क्या क्या फॉलो करना है। तो वो आईसीडीआर चैप्टर में जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो सब हमें कंप्लाई करना है और एक बार परमिशन मिल जाने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। श्योर ना? समझ लीजिए सेबी की सब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को आपने पूरा कर लिया। उसके बाद एवरी इशूअर जिसे कोई भी तरह की सर्टिफिकेट या इंस्ट्रूमेंट पब्लिक को देनी है वो दे सकता है, बट बिफोर इशूइंग दिस डॉक्यूमेंट यू हैव टू अप्लाई टू एटलीस्ट 1 or more रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्या कह रहा है? ये आप कह रहा है कि आप कोई भी तरह की सिक्योरिटी, इंस्ट्रूमेंट या सर्टिफिकेट पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, आप ऑफर डॉक्यूमेंट इशू ही नहीं कर सकते जब तक आपने स्टॉक एक्सचेंज को इन पर्टिकुलर सिक्योरिटी या इंस्ट्रूमेंट को लिस्ट कराने के लिए एप्लीकेशन ना दिया हो। गाइस कॉमन सेंस की बात है, अगर आपने बिना एप्लीकेशन ही नहीं दिया और आपने पब्लिक को ये सिक्योरिटीज, ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये इशू करवा दिए तो बाद में आप इसको लिस्ट किधर करवाओगे? समझ में आ रहा है? इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट आप एप्लीकेशन दें किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। क्या बोलकर कि मैं सो एंड सो इंस्ट्रूमेंट, सो एंड सो सिक्योरिटीज जो है वो इशू करना चाहता हूं और अगर ये मेरा इशू सक्सेसफुल हो जाता है तो वो मैं आपके यहां पे लिस्ट करवाऊंगा। श्योर अबाउट दिस? तो यू हैव टू गेट द परमिशन। You have to get the permission for what? For listing on the stock exchange। आपको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने का परमिशन लेना है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, रूल कहता है व्हाट इफ आपकी परमिशन ही नहीं है। सो वेयर द परमिशन हैज नॉट बीन ग्रांटेड और रिफ्यूज बाय द स्टॉक एक्सचेंज। अगर समझ लीजिए स्टॉक एक्सचेंज ने आपकी परमिशन को कैंसिल कर दिया, उसने बोला कि नहीं आप हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हो सकते, तो गाइस रूल कहता है 8 दिन के अंदर अंदर आप लायबल हैं, जिससे भी पैसा लिया है सबको पैसा दे दो। और अगर आप कहेंगे कि सर मैं नहीं दूंगा तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 8th डे यू विल बी लायबल टू रीपे विथ एन इंटरेस्ट ऑफ 15% per annum। So why to take that risk?
बेटर है सबको चुका दो। तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या, पहले तो ये जो स्लाइड है इसमें हमने क्या सीखा कि आपको पहली बात तो सिक्योरिटी इशू करना है। पहले तो आप सेबी से अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवाइए। चेक कराने के बाद आप ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई कीजिए कि भैया मेरे को कल जाकर सक्सेस होता है तो मेरे को जो है वो आपके स्टॉक एक्सचेंज पर सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना है। समझ के चलिए कि अगर स्टॉक एक्सचेंज ने आपको ना बोल दिया हो और अगर आपको इस दौरान आपने लोगों से पैसा लिया हो तो 8 डेज के अंदर आपको पैसा लौटाना है। नहीं लौटाया तो एवरी पर्सन इन डिफॉल्ट हैज टू पे विथ 15%। क्लियर है? पक्का? श्योर अबाउट दिस? नाउ रूल कहता है अगेन, in case there's a contract and derivatives, so every contract and derivatives is legal and valid if first it is traded on stock exchange, second settled on by the clearing house, and third between such parties as the central government by notification and as per the rules and bylaws of stock exchange। मतलब जो ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक एक्सचेंज पर, जो ट्रेडिंग हो रही है किधर, स्टॉक एक्सचेंज पर, it is exactly as per the rules and bylaws of stock exchange। that is first, very important। second, ट्रेड करने के बाद सेटलमेंट कौन करेगा? क्लियरिंग हाउस करेगा। और थर्ड, जो पार्टीज है जिनके बीच में ट्रेड होगा वो कौन सी पार्टीज होगी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अलाउ किया है। अगर आपने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा तो हमने देखा है कि पार्ट 2 में हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में सस्पेंशन भी ला सकता है, और एक बार उसने ला लिया कोई पर्टिकुलर स्टेट या कोई पर्टिकुलर टेरिटरी के रिलेटेड तो वो उसके बाद अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड किया तो फिर वो इनवैलिड, इलीगल माना जाएगा। तो यहां पर हमने क्या फोकस किया? ट्रेडिंग, सेटलमेंट एंड पार्टीज। क्लियर है? नेक्स्ट, अब रूल कहता है अगर समझ लीजिए आपके एप्लीकेशन को मंजूरी मिल जाती है तो याद रखना है यू शुड कंप्लाई विथ ऑल द कंडीशंस ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। यस, यू शुड कंप्लाई विथ ऑल द कंडीशंस ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी आप कोई स्टॉक एक्सचेंज के साथ ये कंफर्म करते हो कि मेरे शेयर्स, मेरी सिक्योरिटीज आपके यहाँ पे लिस्ट होगी, स्टॉक एक्सचेंज आपसे जो है एक लिस्टिंग एग्रीमेंट लिखवा कर लेगा और उस लिस्टिंग एग्रीमेंट के हर कंडीशन को आपको कंप्लाई करना है। नेक्स्ट, रूल कहता है समझ लीजिए स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि आपके तरफ से कोई गड़बड़ी चल रही है तो वो आपके शेयर्स को डीलिस्ट भी करा सकता है। ऐसा ना सोचे कि भैया जब तक लिस्टिंग नहीं होती हम सब रूल्स का फॉलो करेंगे, जिस दिन हमें लिस्टिंग की परमिशन मिल गई उस दिन हम जो है कोई भी कंप्लायंस नहीं करेंगे, कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन रूल कहता है हाँ, दे विल ऑल्सो रिकॉर्ड द रीजंस, दे विल ऑल्सो लेट यू नो व्हाई इज द स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग योर सिक्योरिटीज एंड दे विल ऑल्सो गिव यू अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो ऐसा नहीं है कि वो अब्रप्टली अब आपका शेयर्स, आपकी सिक्योरिटीज को डीलिस्ट कर दे, वो आपको बताएंगे क्या कारण है और आपको भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। समझ लीजिए कि आपने अपनी बात रखी और फिर भी वो नहीं माने और उन्होंने आपकी सिक्योरिटी को डीलिस्ट कर दिया, तो अब आप क्या करोगे? रूल कहता है ऐसे वक्त में कोई भी लिस्टेड कंपनी या उस कंपनी का कोई इन्वेस्टर जिसे कोई नुकसान पहुंचा हो इस डीलिस्टिंग की वजह से, वो सैट में अप्लाई कर सकता है। कितने दिनों में अप्लाई करेगा? डीलिस्टिंग होने से 15 दिन के अंदर अंदर उसको अप्लाई करना है कि देखिए सैट ये ऐसा ऐसा हुआ है और हम ये जो स्टॉक एक्सचेंज का जो ऑर्डर है, ये जो फैसला है उससे खुश नहीं है। और ऑब्वियसली फिर जो सेक्शन 22B से लेके 22E जो अपील्स के रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सब इस पर लागू हो जाएंगे। रूल कहता है अगर सैट को लगता है कि इट इज सेटिस्फाइड कि कंपनी जो है ये 15 दिन में नहीं कर पाया, मुझे पता नहीं आपकी स्लाइड में दिख रहा है या नहीं, आपके वीडियो में दिख रहा है या नहीं, तो यहां पर नीचे लिखा है मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप 15 दिन में नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सैट सेटिस्फाइड है तो 15 दिन के बाद वो आपको और 1 महीने का एक्सटेंशन देगा। आई रिपीट, ये 15 दिन में अगर आपने नहीं किया तो एक्सटेंशन है, आपको और 1 महीने का समय दिया जाएगा सैट के सामने अपील करने का। बट ऑब्वियसली यू हैव टू एक तरह से कन्विंस देम एंड गिव देम अ रीजन कि ऐसा क्या हुआ कि आप 15 दिन में भी सैट में अपील नहीं कर पाए। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस?
अब राइट ऑफ अपील टू सैट अगेंस्ट द रेफ्यूजल टू लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज बाय स्टॉक एक्सचेंज। सो अगर समझ लीजिए, ये तो डीलिस्टिंग वाली बात थी, यहां पर तो स्टॉक एक्सचेंज आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि नहीं यार यू आर एलिजिबल और आपसे कोई दिक्कत नहीं है, यू आर रेडी टू कंप्लाई एवरीथिंग, स्टिल स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट गिविंग यू द परमिशन। तो रूल कहता है ऐसे समय में क्या हो। तो सबसे पहले समझना है, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज आपकी सिक्योरिटी को लिस्ट करने से रिफ्यूज करता है तो उसे रीजन देना पड़ेगा कि वो क्यों रिफ्यूज कर रहा है, और ये रीजन जो देना है वो 15 दिन के अंदर देना है जब से वो उसने आपको रिफ्यूज किया हो। तो ऐसा ना सोचे कि वो अपने हिसाब से मन मुताबिक करेगा, वो आपको रीजन भी बताएगा, ही इज ऑब्लाइज्ड टू टेल यू द रीजन कि वो क्यों आपके सिक्योरिटीज को लिस्ट जो है वो नहीं होने दे रहा। रूल कहता है अगर स्टॉक एक्सचेंज हैज ओमिटेड और फेल टू डिस्पोज ऑफ विद इन द टाइम लिमिट जो हमने अभी ऊपर देखा, द एप्लीकेशन फॉर परमिशन to be dealt with on stock exchange within 15 days from the date of expiry or within such further period, again not exceeding 1 month as the SAT may on sufficient cause been shown, allow appeal to SAT having jurisdiction in the matter against such refusal omission as the case may be. The SAT may, after giving the stock exchange an opportunity of being heard, can set aside the decision of stock exchange, or where the stock exchange omitted or failed to dispose the obligation within a specified time, it can grant or refuse the permission, and when SAT set aside the decision of stock exchange, the stock exchange shall act in conformity with the orders of SAT. So guys, it's very simple. जैसे पीछे हमें 15 दिन और उसके बाद 1 महीने का समय दिया गया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी स्टॉक एक्सचेंज को भी आपको रीजन बताना कि समय 15 दिन दिया और उसके बाद भी आपको जो है स्टॉक एक्सचेंज को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। रूल ये कहता है कि अगर वो पीरियड भी खत्म हो जाता है तो फिर सैट जिसके जुरिस्डिक्शन में ये सब आएगा वो इस चीज को फैसले को रिव्यू करेगा और वो डिसाइड करेगा। हो सकता है वो जो स्टॉक एक्सचेंज का जो ऑर्डर है उससे हटकर कोई डिसीजन दे या उसको आउटराइटली सेट असाइड कर दे। तो इट इज अप टू दी सैट टू डिसाइड कि क्या करना है, लेकिन रूल कहता है एक बार सैट ने डिसाइड कर लिया तो स्टॉक एक्सचेंज को उसके डिसीजन को फॉलो करना है। मतलब अगर कल सैट ने जाकर बोल दिया कि नहीं दे आर एलिजिबल एंड इनकी सिक्योरिटीज लिस्ट होनी चाहिए तो स्टॉक एक्सचेंज को ये सुनना पड़ेगा। क्लियर है? Sure about this. Next. Now, every appeal, whichever appeal that you do, shall be with the form and the fees. The Securities Appellate Tribunal will send a copy to the SEBI and the party who सामने जिसने complain किया है. The appeal filed before SAT shall be dealt at as fast as possible and will dispose of the appeal within 6 months from the date of receipt of appeal. ये जो 6 महीने का समय है, या आपने अगर डिपॉजिटरी एक्ट या SEBI एक्ट देखा होगा तो वहां पर भी ये 6 मंथ्स था। सैट को नॉर्मली हर तरफ 6 मंथ्स दिया गया है और 6 मंथ्स के अंदर जो है सैट अपना फैसला सुना देगी। श्योर अबाउट दिस। नाउ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स, यस वी विल बी फोकसिंग ऑन द रूल्स एंड द वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर इज रूल 19। कैन यू सी दिस? अब ये रूल 19 में ना 3 पार्ट्स है, 19(1), 19(2) और 19(3) और सब में बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो 19(1) पर हम पहले पूरा फोकस देंगे, फिर हम 19(2) देखेंगे, फिर 19(3) देखेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं, 19(1), 19(2) और 19(3 ऐसे 3 बिग एरियाज है। अब हमें इसमें ये देखना है कि हम कभी भी जाकर लिस्टिंग के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, एनी कंपनी हु इज डिजायर्ड ऑफ गेटिंग द सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज हैज टू अप्लाई विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर नीचे हम लोग 1 by 1 कर देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करना है जब भी आपको सिक्योरिटीज को लिस्ट करने की परमिशन चाहिए। तो सबसे पहला कॉमन सेंस है, इट इज MOA and AOA, योर मेन डॉक्यूमेंट्स, योर फाउंडेशन ऑफ द कंपनी। और अगर वो डिबेंचर है तो ट्रस्ट डीड की कॉपी आपको देनी है। ट्रस्ट डीड की कॉपी वो होती है जो हम लोग ट्रस्टी के साथ करते हैं, राइट। ट्रस्ट डीड वो कॉपी होती है जिसमें हम सब प्रॉपर्टीज के राइट्स जो है वो ट्रस्टी के फेवर में करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रस्ट डीड। तो MOA AOA इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। सेकंड, prospectus या statement in lieu of prospectus, whatever it may be. So you know what is a statement in lieu of prospectus, right? कंपनीज एक्ट में इसके ऊपर इन डेप्थ देखा है हमने। थर्ड रूल कहता है एनी कॉपी ऑफ ऑफर फॉर सेल और सर्कुलर्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स
ऑफरिंग एनी सिक्योरिटीज फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द लास्ट 5 years। सो पिछले 5 सालों में आपने जहां जहां भी जो भी सर्कुलर्स थी, एडवर्टाइजमेंट्स थी, जिसके थ्रू आपने सिक्योरिटीज बेची थी, वो भी आपको सब इसमें अटैच करनी है। रूल कहता है कॉपी ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L फॉर द लास्ट 5 years। ऑब्वियसली अगर नई कंपनी और जिसको 5 साल नहीं हुए, 2 ही साल हुए, तो वो तो 2 साल का पुट करेगा। The next is the statement showing dividend and cash bonus during the last 10 years। So पिछले 10 साल में आपने कब कब डिविडेंड और कैश बोनसेस दिए थे वो, और अगर कोई अरियर्स में है तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस स्लाइड पर हमने क्या क्या बताया, MOA बताया, प्रोस्पेक्टस की कॉपी, ऑफर फॉर सेल और एडवर्टाइजमेंट पिछले 5 साल में आपने जब जब किया है वो सब, आपको P&L बैलेंस शीट, पिछले पूरे ऑडिटेड अकाउंट्स देने हैं पिछले 5 साल के, पिछले 10 साल में अपने डिविडेंड्स और बोनसेस बांटे हैं, और अगर कोई इन अरियर्स हैं तो वो भी बताना है। नेक्स्ट, आपको अभी कुछ एग्रीमेंट्स की कॉपी सबमिट करनी है। जैसे कुछ एग्रीमेंट्स आपने प्रमोटर्स के साथ किया। अब जब हम प्रमोटर्स के साथ कौन से एग्रीमेंट करते हैं, हो सकता है अपने प्रमोटर की कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो या प्रमोटर को बेची हो, तो एक कंपनी ने प्रमोटर के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस किए होंगे उसके रिलेटेड एग्रीमेंट्स की कॉपी। नेक्स्ट, अगर आपने अपनी सिक्योरिटी के इशू के लिए अंडरराइटर अपॉइंट कर रखा था, तो वो अंडरराइटर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट का कॉपी, और आपके ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स के साथ भी अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसका भी आपको एग्रीमेंट देना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगेन सम कॉपीज ऑफ एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू योर मैनेजिंग एजेंट्स एंड सेक्रेटरीज, ट्रेजरीज, सेलिंग एजेंट, डायरेक्टर्स एंड टेक्निकल डायरेक्टर्स, मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मैनेजर एंड सेक्रेटरी। इसका मतलब अगर आप देखेंगे, ऑल दोस पोजीशंस जो अपने अपने डिवीजन को मैनेज करता है, यस, अपने अपने डिवीजन को जो मैनेज करता है, सब हेड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और उनके साथ किया हुआ एग्रीमेंट का कॉपी, वो सब हमें देना है। और रूल कहता है यू हैव टू आल्सो गिव एवरी लेटर, रिपोर्ट, वैल्यूएशन, कोर्ट ऑर्डर विच इज रिप्रोड्यूस और रेफर टू इन प्रोस्पेक्टस, ऑफर, सेल, एडवर्टाइजमेंट फॉर 5 years। मतलब अगर आपने अपने प्रोस्पेक्टस में कोई भी तरह का वैल्यूएशन रिपोर्ट या कोर्ट का ऑर्डर या ऐसी कोई भी बातों का जिक्र अगर किया हो, तो उसका भी प्रूफ आपको इसके साथ अटैच करके देना है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट्स और क्या क्या है, तो रूल कहता है नेक्स्ट इज, ध्यान से देखिए यहां पर, सो स्टेटमेंट कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ डेट्स एंड पार्टीज ऑफ ऑल मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स including agreements for technical advice and collaboration, concession and similar other documents, together with a brief description of the terms, subject matter and general nature of documents. The next is, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुई, क्या बीच में आपने कोई अमालगमेशन किया है, कोई कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज है, अगर है कोई बोरिंग्स है तो उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट कहता है अगर आपने कोई शेयर्स या डिबेंचर इशू किए हैं बट फॉर अदर देन कैश, फोकस कीजिए यहाँ पर, फॉर अदर देन कैश अगर किया है, फिर वो प्रीमियम पर हो, डिस्काउंट पर हो, ऑप्शन दिया हो, उस सब के बारे में भी आपको वहां पर बताना है। रूल कहता है अगर आपने कोई तरह का कमीशन या ब्रोकरेज दिया हो, डिस्काउंट दिया हो, तो जिसको दिया था वो व्यक्ति का नाम, उसके पूरे डिटेल्स वो भी आपको यहाँ पर बताने हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको अब तक बतानी है जब भी आपको सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना हो। नेक्स्ट कहता है आपको एक एक्नॉलेजमेंट और रिसिप्ट ऑफ फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी, एग्रीमेंट विद IFC और ICIC, so all those industrial financial corporations, so पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर फोरफिटेड, अगर पीछे आपने कभी किसी के शेयर्स फोरफीचर किए तो हाईएस्ट 10 होल्डर्स, हर सिक्योरिटी के टॉप 10 शेयर होल्डर्स कौन है जिनके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं नंबर्स में, तो उनका नाम, पता, वो सब चीजें बतानी है। रूल कहता है शेयर्स और डिबेंचर्स कौन से हैं उनकी डिटेल्स बताइए जिसके लिए आप ये परमिशन ले रहे हैं। रूल कहता है हाउएवर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आइदर जनरली बाय इट्स लॉज और इन अदर पर्टिकुलर केस फॉर सच अदर एज इट मे डीम अप्रोप्रिएट। सो दिस इज दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ऐसा ना सोचे कि बस इतनी ही डिटेल है। अगर स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि वो कोई और डिटेल आपसे मांगना चाहता है तो इसके अलावा भी आपसे मांग सकता है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबॉडी? क्या यहां तक पूरा सिंपल है, आपको समझ में आ गया? एक बार फिर से अगर आप चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। नाउ आई विल डू इट इन येलो, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर MOA, AOA, प्रोस्पेक्टस की कॉपी,
ऑफर फॉर सेल फॉर द लास्ट 5 years, बैलेंस शीट ऑडिटेड फॉर लास्ट 5 years, डिविडेंड कैश में अगर कोई अरियर्स है और लास्ट 10 years में कोई पे किया है तो फिर आपको एग्रीमेंट्स सब सर्टिफाइड कॉपीज एग्रीमेंट्स की देनी है। तो अगर प्रमोटर के साथ किया है, अंडरराइटर के साथ, ब्रोकर के साथ, अपने एजेंट, मैनेजर, सेल मैनेजर, सेक्रेटरी, या ऐसी कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट या कोई अलग तरीके की कोई एक्सपर्ट की रिपोर्ट जिसका आपने कोई तरीके से मेंशन कर रखा हो, अगर पिछले 5 साल में जब भी सिक्योरिटीज बेची हो तो उसकी कॉपी आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। रूल कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स हो तो जो ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा कुछ अगर कोई मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उसके बारे में बताना है। रूल कहता है इनकॉर्पोरेशन से लेकर अब तक आपकी कोई कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव हुआ है तो वो बताइए। अगर आपने शेयर्स और डिबेंचर्स अदर देन कैश दिया है तो वो उसके बारे में बताना है। और अगर कोई कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट या ऐसी कोई चीज है तो उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ एक्नॉलेजमेंट कार्ड और द रिसिप्ट ऑफ फाइलिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस के साथ किए हुए एग्रीमेंट्स, शेयर फॉर फीचर्स अगर किया है तो टॉप 10 होल्डर्स के किसके पास कितने ज्यादा शेयर्स हैं और कौन से शेयर्स और डिबेंचर्स के रिलेटेड आप ये परमिशन मांग रहे हो उसकी डिटेल आपको बतानी है। लास्ट लाइन कहता है ऐसा नहीं है कि बस यही है, इसके अलावा भी वो और डिटेल्स आपसे ले सकते हैं। अब ये जैसे सेक्शन 19(1) था, अब हम देखेंगे सेक्शन 19(2). तो सेक्शन 19(2) में क्या बताया गया है? सेक्शन 19(2) में बताया गया है कि अब यहां पर आपको ये बोलना है कि अ कंपनी शैल फर्स्ट सैटिस्फाई द स्टॉक एक्सचेंज कि उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये सब चीजें रहनी चाहिए। उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये सब चीजें रहनी चाहिए। तो वो कौन सी चीजें हैं देखते हैं। सबसे पहला है कंपनी का एक ही कॉमन फॉर्म रहेगा ट्रांसफर का। सो अगर किसी को भी शेयर्स ट्रांसफर करने हो तो देयर विल बी वन सिंगल कॉमन फॉर्म। रूल कहता है फुल्ली पेड अप शेयर्स जो है दे विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द लीन, और अगर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट पेएबल। थर्ड रूल कहता है एनी अमाउंट पेड अप इन एडवांस ऑफ कॉल ऑन एनी शेयर मे कैरी इंटरेस्ट but shall not entitle the holder to participate in a dividend subsequently declared। मतलब it is very simple, they are just saying कि आपको अगर आपने कहीं कॉल्स इन एडवांस दिया तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, बट जस्ट बिकॉज कि हमने 10 रुपए की जगह पे सबसे 4 रुपए मांगे थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 10 दे दिए तो आपको एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, या क्या बोलते हैं ना उस प्रपोर्शन में ही डिविडेंड बढ़ता है, आपको वोटिंग राइट्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। आपने एडवांस में पे किया है तो हमने फाउंडेशन लेवल पर देखा था कि जैसे कॉल्स इन अरियर्स पर इंटरेस्ट लगता है वैसे कॉल्स इन एडवांस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट, देयर विल बी नो forfeiture ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड्स बिफोर द क्लेम्स बिकम्स बार्ड बाय लॉ। और आपको मालूम है हमारे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 123 से 127 क्लियरली स्टेट्स की डिविडेंड का अमाउंट कब पे, उसके बाद 7 साल के बाद जो वो जैसे आईपीएफ में चला जाता है और उसके बाद जो आपको पैसे नहीं मिलते, तो इन द सेम फैशन यहाँ पर बोला है कि जब तक वो ऐसा नहीं होगा तब तक आप कोई फोरफीचर नहीं कर सकते। द ऑप्शन और राइट टू कॉल ऑफ शेयर शैल नॉट बी गिवन टू एनी पर्सन except with the sanction of the company in the general meeting. So the to right to call on shares, normally it is there is a a board meeting where they decide कि क्या हमने कॉल करना है और उसके बाद ही वो होता है। सो द ऑप्शन और राइट टू कॉल ऑफ शेयर्स शैल नॉट बी गिवन टू एनी पर्सन एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ company general meeting. However, stock exchange may provisionally admit to deal in the securities which undertakes to amend its articles at its next general meeting so as to fulfill the foregoing requirements and agree to act in the meantime strictly as per the provision of this clause. So ऐसा हो सकता है कि ये जो 5 क्लॉजेस हैं इसमें से कोई चीज आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन ना हो, तो रूल कहता है स्टॉक एक्सचेंज फिर भी आपको ये कहेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, आने वाली जनरल मीटिंग में आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर दीजिए, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि तब तक आपको परमिशन नहीं देंगे, हम आपको परमिशन दे रहे हैं बट आप जो है उसे स्ट्रिक्टली अभी से ही ऐसा फॉलो करें। अगर ये समझ लीजिए ऐसा होता, मतलब ये अगर सेम कंडीशंस आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होती तो फिर आप कैसे इसको कंप्लाई करते। तो ऐसा मत सोचिए कि ये 5 अभी नहीं है तो आपको अभी परमिशन नहीं मिलेगी। इट इज ओके इफ यू मेक दोज अमेंडमेंट्स इन द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, बट टाइमिंग के लिए यू विल गेट द परमिशन सब्जेक्ट टू यू कंप्लाई विद ऑल द अबव 5 रूल्स। नेक्स्ट,
अब यहाँ पे मिनिमम ऑफर एंड अलॉटमेंट टू पब्लिक है और उसमें कुछ अमाउंट्स है, तो ध्यान से देखिए. एटलीस्ट 25% ऑफ शेयर्स और सच डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल टू शेयर्स will be given to what, to whom it will be given to the public. So if the post issue capital is less than or equal to 1600 crores, ठीक है. सो अगर 1600 crores तक का आपका ऑफर साइज है तो 25% जो है वो पब्लिक को जाएगा. रूल कहता है एटलीस्ट सच अदर परसेंट ऑफ क्लास और कन्वर्टेबल issued by the company if it is equivalent to 400 crores if the post issue of the capital is more than 1600 but less than or equal to 4000 crores. तो यहां पर क्या था, अप टू 1600 crores था, यहां पर जो था वो था अप टू 1600 और यहां पर है 1600 से 4000 crores. The next rule says, the next point says at least 10% again if the post issue now is above 4000 crores. लेकिन इतना याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ यही वाली कंडीशन जो है, सिर्फ यही वाली कंडीशन में आपको 25% रखना है और ये वाली कंडीशन में नहीं रखना. ये सिर्फ आपको स्टार्ट में बोला गया, एंड में रूल कहता है हाउएवर सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3, मतलब ये जो हमने अभी देखा इसमें भी आपकी धीरे धीरे पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% पे आएगी. बस उसके लिए आपको 3 years का समय दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग एज स्पेसिफाइड बाय सेबी. तो अल्टीमेटली तो ऑब्वियसली सेबी का ऐसा रूल है कि एटलीस्ट 25% ऑफ द शेयर्स शुड बी विद पब्लिक. वहां तक तो आपको पहुंचना है, बट आपको एक समय दिया गया है. तो अप टू 1600 है तो तुरंत 25% आज ही पब्लिक में अलॉट होगा. 16 से 400 रहा तो डिपेंड करता है, इट विल बी सच पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड 10% इफ इट इज 1600 से लेकर 4000 से ज्यादा, अबव 4000. सो अगर अबव 4000 है तो फिर 10%, बट मेक श्योर करना है कि आपको 3 years में तो 25% शेयर जो है वो पब्लिक के पास ही रहना चाहिए. नेक्स्ट, जैसे वो पीछे 19.2 था, अब ये है 19.3. सो हमने 19.1 देखा, 19.2 देखा, अब ये जो है ये है 19.3. अब 19.3 क्या है, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखना. यहाँ पर सिर्फ रूल इतना कहता है कि the following conditions are to be fulfilled of the company precedent to listing company applying for such listing. So precedent to listing मतलब listing होने से पहले आपको ये कंडीशंस को फॉलो करना है. अगर आप ये रूल देखेंगे तो इसमें हर तरफ बस ऐसा लिखा होगा कि समय समय पे आपको हर चीज के लेटर्स भेजने पड़ेंगे. आप देखना पूरे हर जगह पे ये लिखा है. तो देखिए एक क्या करा है. The letter of allotment will be given simultaneously. अगर ये इम्पॉसिबल हो रहा है सामने वाले को शेयर्स देने का, और सेम आप न्यूज़पेपर में भी पोस्ट कर देंगे. सेकेंड, लेटर ऑफ राइट्स भी जो है वो आपको भेजना है. थर्ड, लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड राइट्स सीरियली नंबर्ड रहने चाहिए, प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी पेपर एंड विल बी साइंड बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर. और अगर ऐसा ना हो तो डिस्टिंग्विश नंबर होना चाहिए टू विच दे रिलेट. तो याद रखना है the letter of allotment and again the letter of right will contain a provision for splitting, and that when so required by the exchange the form of renunciation will be printed on the back or attached by the letter of allotment and letter of rights. And later one more condition with respect to this is they will also state how the next payment of interest or dividend on the securities will be calculated. So these are some of the points. If you see यहां से लेकर यहां तक ये जो पॉइंट्स है, दे आर टॉकिंग अबाउट 2 things, लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड राइट इशू. ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट और राइट इशू के बारे में है. सबसे पहले तो वो कहता है सबको ही भेजना है, और जिनको आप शेयर्स नहीं दे सकते उन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट भेजना है. लेटर ऑफ राइट भी जो है वो साइमल्टेनियसली जाएगा जब ऐसा अनाउंस करोगे. रूल कहता है हर एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट या राइट जो हो वो सीरियली नंबर्ड हो और गुड क्वालिटी पेपर पर और साइंड हो. फिर रूल कहता है देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर स्प्लिटिंग अप as and when so required. The form of renunciation will be printed on the back or attached to the letter of allotment and right. Renunciation मतलब हमें सब्सक्राइब नहीं करना, तो उसका भी फॉर्म आपको दिया जाएगा. जहां पर आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, बट आप ये renunciation फॉर्म किसी और के नाम पर दे सकते हो और सामने वाला जो है वो शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकता है. और लास्टली आपके अलॉटमेंट या राइट लेटर्स ये भी बताएंगे कि इंटरेस्ट या डिविडेंड की कैलकुलेशन कैसे होगी. Sure about this. So this was all the points with respect to letter of allotment and letter of rights. Now second, to issue when so required receipts for all securities deposited with it, whether for registration, subdivision, exchange or for other, and to not charge any fee for transfer, subdivision and consolidation, and for such subdivision of letter of allotment, renounceable letter of right and split renewal of making unit of trading. So it's very simple. The rule says
आपको मेक श्योर करना है कि जब कभी भी सामने वाला, याद रखना ये चीजें मैं आपको यहाँ पर रेड पे करके देता हूं, जब ये चीजें जो हैं रजिस्ट्रेशन, सब डिविजन और कंसोलिडेशन, अगर आपको याद होगा सब डिविजन मतलब स्प्लिट, कंसोलिडेशन का मतलब है रिवर्स स्प्लिट, तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे आपके लिए, और उसके रिलेटेड मेक श्योर करना है कि सब बराबर से प्रिंट हो। थर्ड रूल कहता है टू इशू व्हेन सो रिक्वायर्ड कंसोलिडेशन एंड रिन्यूअल सर्टिफिकेट्स। सो ऑब्वियसली जब स्प्लिट या रिवर्स स्प्लिट होता है, तो जैसे अगर स्प्लिट है तो एक के सामने आपको 5 शेयर मिलते हैं, रिवर्स स्प्लिट है तो 5 शेयर के सामने आपको 1 मिलता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका जो फेस वैल्यू है वो चेंज होगा और आपको नए सर्टिफिकेट्स जो है वो देने पड़ेंगे। तो रूल कहता है न्यू रिन्यूअल सर्टिफिकेट्स एंड डिनोमिनेशंस ऑफ द यूनिट ऑफ ट्रेडिंग टू स्प्लिट सर्टिफिकेट्स, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, लेटर ऑफ राइट्स एंड द ट्रांसफर, रिन्यूअल, कंसोलिडेशन एंड स्प्लिट इनटू स्मॉलर यूनिट्स to split notice, issue duplicates and not require any discharge on call receipts, and to accept the discharge of members of stock exchange on slip, consolidation and review as good and sufficient without insisting on the discharge of registered holders. So it's more than sufficient अगर आपने उनको वैसे certificates required दिए हैं और वैसे सर्टिफिकेट्स और प्रिंट करके दिए हैं। Now when documents are lodged for subdivision or consolidation, मेक श्योर करना है दे आर डन थ्रू द क्लियरिंग हाउस ऑफ द पर्टिकुलर एक्सचेंज, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का NSCCL है तो वैसे क्लियरिंग हाउस के थ्रू होना चाहिए। टू एक्सेप्ट द डिस्चार्ज ऑफ एन ऑफिशियल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और द कंपनी स्प्लिट रिसिप्ट्स as good and sufficient discharge without insisting on the discharge of registered holders. So you know अगर आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो ऑटोमेटिकली आपके डिमैट अकाउंट में जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, और अगर आपका फिजिकल में है तो ऑब्वियसली आपको सबमिट करने पड़ेंगे एंड आपको जो है पुराने शेयर्स के सामने नए शेयर सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। सो टू वेरीफाई व्हेन द कंपनी इज अनेबल टू इशू सर्टिफिकेट्स और स्प्लिट रिसिप्ट्स और कंसोलिडेशन और रिन्यूअल रिसिप्ट्स इमीडिएटली ऑन लॉजमेंट, वेदर द डिस्चार्ज ऑफ रजिस्टर्ड ऑन द डॉक्यूमेंट लॉज्ड एंड द सिग्नेचर्स ऑन द रिलेटिव ट्रांसफर्स आर इन ऑर्डर। तो अगर तुरंत ना हो पाए तो बस मेक श्योर करें कि जो फॉर्म और डॉक्यूमेंट जो लॉन्च किया है कंपनी के पास वो सब बराबर है, सिग्नेचर सही तरीके से है, ये सब चीजें हमें इसमें सिर्फ देखनी है। Next, on production of the necessary documents by shareholders or members to make or transfer or endorse power of attorney or letter of administration or death certificate or certificate of controller of estate duty or similar such documents has been duly exhibited to and registered by company। तो जैसे पीछे पॉइंट जो था वो ट्रांसफर के ऊपर कह रहा था, ये जो पॉइंट है अब ये ट्रांसमिशन के ऊपर कह रहा है। नेक्स्ट, टू इशू सर्टिफिकेट्स विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स विद इन 1 month। जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे आपको नए सर्टिफिकेट्स 1 month के अंदर देना है। And to issue balance certificates within the same period where the transfer is accompanied by a larger certificate. Next, to advise the stock exchange of the date of board meeting, जब भी ये डिक्लेरेशन या रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड कंसिडर किया जाएगा, मतलब कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को भी समय समय पे बताना है कि कौन से दिन पर उनकी बोर्ड मीटिंग है जहां पर वो डिविडेंड राइट या बोनस डिक्लेयर करने वाले हैं। टू रेकमेंड और डिक्लेयर ऑल द डिविडेंड एटलीस्ट 5 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ द बुक्स or the record date fixed for the purpose, and advise the stock exchange writing that all the dividends that are recommended or declared immediately after the meeting has been held to finalize the same। So जैसे ही मीटिंग खत्म होती है और आपका डिसाइड होता है, रूल कहता है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना है और याद रखना है कि आपका जो रिकॉर्ड डेट होता है, जो आप क्लोजर डेट होता है, उसके और अनाउंसमेंट के बीच में जो है वो एटलीस्ट 5 days का गैप हो। रूल कहता है आपको स्टॉक एक्सचेंज को कोई कंपनी के रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा मटेरियल भी चेंजेस होते हैं या कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं तो वो भी आपको स्टॉक एक्सचेंज को समय समय पर बताना है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट, टू नोटिफाई द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एनी चेंज इन द कंपनीज, डायरेक्टर का डेथ हो गया, रेजिग्नेशन है, रिमूवल है, और अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, एजेंट, सेक्रेटरी से ट्रेजरी का है या कोई अगर ऑडिटर आपने अपॉइंट किया है जो आपके बुक्स और अकाउंट्स को चेक करेगा, तो कहीं पर भी यहाँ पर चेंज अगर होता है, इन तीनों में अगर कहीं चेंज होता है, ऑडिटर में, डायरेक्टर में, या डायरेक्टर की डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल होता है, तो आपको उसके बारे में बताना है। रूल कहता है आपको स्टॉक एक्सचेंज को अपने स्टैट्यूटरी और एनुअल रिपोर्ट्स की कॉपी सबमिट करनी है जितना जल्दी हो सके एक बार ऑडिट होने के बाद, और डायरेक्टर रिपोर्ट की भी कॉपी आपको सबमिट करनी है। रूल कहता है आपको स्टॉक एक्सचेंज को सब की सब मीटिंग की नोटिसेस जो भी आप शेयर होल्डर को भेजते हो, फिर वो ऑर्डिनरी मीटिंग हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हो, आपको हर मीटिंग की आपको नोटिस की कॉपी जो है वो भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ आपको फाइल करनी है। साथ ही साथ उस मीटिंग में लिए हुए जो भी डिसीजंस थे, जो भी रेजोल्यूशंस आपने पास किए, वो भी सब रेजोल्यूशंस को आपको बताना पड़ेगा।
Next, to notify the stock exchange prior to intimating the shareholders of any new issue of securities by whether of right, privilege, bonus or otherwise, and in the manner it was proposed to offer or allot the same. So एक public को announce करने से पहले कि we are coming with a bonus or we are coming with a right share, it is very important कि company पहले ये जो news है ये stock exchange के साथ share करे और उसी के बाद फिर public platform पर announce करे. Clear है? नेक्स्ट, अगर आपने कभी भी कोई री इशू किया है फोरफिटेड शेयर्स का तो आपको उसके बारे में भी स्टॉक एक्सचेंज को बताना है. रूल कहता है अगर आपका कोई अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल है तो आपको उसके बारे में भी स्टॉक एक्सचेंज को बताना है. रूल कहता है टू क्लोज द ट्रांसफर बुक्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन और डिविडेंड और राइट और बोनस और फॉर सच अदर पर्पस एज द स्टॉक एक्सचेंज में एग्री एंड टू गिव नोटिस टू स्टॉक एक्सचेंज की इन एडवांस की कितने दिन आपकी बुक जो है वो बंद रहेगी. अगर आपको याद होगा हमने कंपनीज एक्ट में करते हैं हम लोग, यस कंपनीज एक्ट में हम लोग चेक करते हैं सेक्शन 88 से लेकर 93 के बीच में जो रजिस्टर एंड रिटर्न्स है उसमें हम लोग देखते हैं कि आप जो है एक साथ 30 डेज और पूरे साल में 45 डेज इतना ही मैक्स बुक्स जो है वो बंद कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. तो आपको बताना है स्टॉक एक्सचेंज को कि आपने कितने दिन के लिए बुक बंद करी है, आपकी रिकॉर्ड डेट कब है, मतलब जिस दिन पर जिनका नाम रहेगा उन्हें ही सिर्फ शेयर्स, बोनस या डिविडेंड मिलने वाला है. एंड स्पेसिफाइंग द पर्पस फॉर विच द ट्रांसफर बुक हैज बीन क्लोज, मतलब आर यू गोइंग फॉर अ डिविडेंड और फॉर बोनस और राइट्स, ये आपको बताना है. एंड इन केस ऑफ अ राइट और बोनस इशू टू क्लोज द बुक्स ऑन रिकॉर्ड डेट ओनली आफ्टर द सैंक्शन ऑफ अथॉरिटी टू विच द इशू इज प्रपोज इज मेड हैव ड्यूली ऑब्टेन्ड अनलेस द एक्सचेंज एग्रीज अदरवाइज. सो इतनी सारी चीजें आपको स्टॉक एक्सचेंज को अब तक बताना है. नेक्स्ट आपको जो स्टॉक एक्सचेंज को बताना है वो क्या है, ध्यान से देखना है. नेक्स्ट जो स्टॉक एक्सचेंज को आपको बताना है वो है टू फॉरवर्ड द स्टॉक एक्सचेंज एन एनुअल रिटर्न इमीडिएटली आफ्टर एन एजीएम ऑफ एटलीस्ट 10 प्रिंसिपल होल्डर्स ऑफ एवरी सिक्योरिटी. सो ये पीछे भी हमने देखा था कि हर सिक्योरिटी के इन नंबर्स आप जितने भी जो टॉप 10 लोग हैं आपको उनकी रिपोर्ट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को बतानी है. रूल कहता है टू ग्रांट शेयर होल्डर द राइट ऑफ रिनंसिएशन, अगर वो राइट्स हैं तो आपको रिनंसिएशन का राइट देना है, प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स, एंड गिव देम अ रीजनेबल टाइम, मिनिमम 4 वीक्स का टाइम देना है जिसमें वो अपने अगर उन्हें राइट्स को सब्सक्राइब करना है तो वो आपको लेटर भेज सकते हैं, राइट्स को रिनाउंस करना है तो वो रिनाउंस कर सकते हैं. और जहां पर भी आपके शेयर्स अगर कोई फ्रैक्शनल्स में आते हैं तो आपको फ्रैक्शनल के हद तक का कैश में पैसा मिल जाएगा. तो ये आपको बताना है. नेक्स्ट आपको स्टॉक एक्सचेंज को और क्या बताना है, आपको स्टॉक एक्सचेंज को ये बताना है कि फ्यूचर में अगर आपने कभी कोई रिडेम्पशन, कैंसलेशन या रिटायरमेंट किया है कोई सिक्योरिटी का तो आपको उसके बारे में बताना है. या रूल कहता है आपने किया नहीं बट आपकी इंटेंशन है आगे करने की, सो ऑफ द इंटेंशन टू मेक अ ड्रॉइंग ऑफ सच सिक्योरिटी इंटीमेटिंग द सेम and the period of the closing of transfer books or of the amount of securities outstanding after the any drawing has been made. Next आपको और क्या बताना है, आपको ये भी बताना है कि अगर कोई फ्यूचर में फॉल्स न्यूज फैलाता है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को सही तरीके से इंटीमेट करना है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, जिससे स्टॉक एक्सचेंज ये इन्फॉर्मेशन सब में बता सके. और रूल कहता है इन द इवेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग बीइंग ग्रांटेड सच लिस्टिंग विल बी सब्जेक्ट टू रूल्स एंड बायलॉज ऑफ एक्सचेंज इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड कंपनी हैज टू कंप्लाई विद ऑल द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज बीन स्टेटेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज. श्योर अबाउट दिस एवरीबडी. सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट शुड बी स्टेटेड to the stock exchange. These are the rules जिसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा. नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग इज नेसेसरी फॉर न्यू सिक्योरिटीज. सो ऑल न्यू इशू ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ सिक्योरिटीज व्हेन यू आर गिविंग टू द पब्लिक और ऑल फर्दर इश्यूज ऑफ एनी क्लास और सच काइंड्स हैव ऑलरेडी बीन लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. सो ऐसा मत सोचिए कि अब मैंने पहले से शेयर इशू कर रखे हैं और वो मेरे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो अब मुझे कभी फ्यूचर में परमिशन नहीं लेना है. रूल कहता है एवरी टाइम एनी टाइम यू कम अप विद अ न्यू इशू और अ फर्दर इशू ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ सिक्योरिटीज इट इज कंपल्सरी कि आप जब कभी भी करें स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन लें. नेक्स्ट, कंटिन्यूस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है. कंटिन्यूस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट एक है कि मेक श्योर करें कि पब्लिक के पास एटलीस्ट 25% की शेयर होल्डिंग हो, एटलीस्ट 25% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए. रूल कहता है कि अगर समझो कभी आपकी पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% से नीचे चली गई तो आपके पास समय है 4 साल का फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सच थिंग विच वॉज इन 2004. The rule says for the purpose of this rule the company whose securities has been listed to offer an allotment made shall maintain at least 25% from the date on which the public shareholding reaches the level of 25 in terms of said.
So rule says when the public shareholding in a listed company falls 25%, such company shall bring it back to 25 within a max period of 12 days from the date of such fall in the manner specified by सेबी। तो जब ये अनाउंस हुआ था तब 4 years का समय दिया था। अब अगर कभी ऐसा हो जाता है तो इट्स ओनली आपको 12 months का मैक्स समय दिया गया है। रूल कहता है वेयर द पब्लिक शेयर होल्डिंग इन अ लिस्टेड कंपनी फॉल्स बिलो 25% इन कॉन्सिक्वेंसेस टू सच अमेंडमेंट्स, सच कंपनी शैल इंक्रीज इट्स शेयर होल्डिंग एटलीस्ट 25% विद इन द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दिस डिपॉजिटरी, अगर वहां उसके रिलेटेड है और आपका जो शेयर बेस्ड पेमेंट्स का रेगुलेशन है अगर उसके तहत हुआ है और 25% के नीचे गया है तो 3 years के अंदर करना है। तो यहाँ पर जो है आपको 3 months का समय दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, तो सिर्फ 12 months है। और अगर जब ये पहली बार अमेंडमेंट हुई थी तो वहां पर आपको 4 साल का समय दिया गया है। तो हम बस मेक श्योर करना है ऑल द रूल्स गाइड्स टुवर्ड्स ओनली वन थिंग कि इफ यू हैव वांट टू मेक श्योर दैट योर शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एटलीस्ट 25% शुड बी विद द पब्लिक। श्योर। नेक्स्ट, अब ये डीलिस्टिंग कब हो जाएगा? डीलिस्टिंग का मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं कि अगर ये होता है तो आपके शेयर्स को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। तो अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अंडर कैन टेक एन एक्शन अंडर सच एक्ट और लॉ फॉर द टाइम बीइंग, और वो डीलिस्ट कर सकता है। वो आपके शेयर्स को कब कब डीलिस्ट करेगा? एक, आपने लॉसेस इंकर किए हैं। अब कितने लॉसेस इंकर किए हैं और ध्यान से देखिए, आपने पिछले 3 कंसेक्यूटिव ईयर से आप लॉस कर रहे हो और आपका नेटवर्थ जो है वो अब नेगेटिव हो गया है। ये फर्स्ट है। सेकंड, आपकी सिक्योरिटी ऐसे भी सस्पेंड है 6 महीने से, तो अगर आपकी सिक्योरिटी 6 महीने से सस्पेंडेड है तो भी आपके शेयर्स को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। रूल कहता है पिछले 3 साल से ऐसे भी आपके शेयर्स में हार्डली कोई ट्रेडिंग हो रहा है, सो कोई ट्रेडिंग ही नहीं है पिछले 3 साल में, तो अगेन डीलिस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके प्रमोटर्स डायरेक्टर्स आर कन्विक्टेड, मतलब कोई दोषी है, कोई नॉन कंप्लायंस हो गया उनसे, कौन सी एक्ट में, सेबी एक्ट का या डिपॉजिटरी एक्ट का, तो रूल कहता है ऐसे समय में भी डीलिस्ट हो सकता है, प्लस आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी नॉट लेस देन 1 CR और नॉट लेस देन 3 years की इम्प्रिजनमेंट। रूल कहता है द एड्रेसेस ऑफ द कंपनी और ऑफ द प्रमोटर्स आर नॉट नोन, और फॉल्स एड्रेस अगर आपने दिया हो और रजिस्टर्ड ऑफिस जो है उसका ऑफिस का जो एड्रेस है वो गलत निकलता है, आपने चेंज किया और उसके बाद आपने कभी इन्फॉर्म नहीं किया, तो भी आपकी सिक्योरिटीज को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। एंड ऑब्वियसली द पॉइंट हम पीछे भी हमने इतना बोला, आपकी शेयर होल्डिंग जो पब्लिक के पास होनी चाहिए वो मिनिमम लेवल से नीचे चली गई है, और जितना टाइम आपको दिया गया था स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा आपने वो टाइम के अंदर वो लिमिट तक नहीं पहुंच पाए हो, तो भी आपके शेयर्स को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, नो सिक्योरिटीज शैल बी डीलिस्टेड अनलेस कंपनी आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे, आप कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिले। स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्ट करने से पहले आपकी भी बात सुनेगा। रूल कहता है अगर सिक्योरिटीज डीलिस्ट हो गए तो याद रखना द प्रमोटर एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू परचेज द सिक्योरिटी फ्रॉम द होल्डर्स हु वांट्स टू सेल एट अ फेयर प्राइस एज पर द रूल्स डिसाइडेड बाय सेबी। सो इट्स अ बिग ट्रबल, क्योंकि एक बार डीलिस्ट हो जाने के बाद जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आपके इतने सारे शेयर्स लिखे होंगे, लाखों लोगों के पास आपके शेयर्स होंगे, अब जबकि आपके शेयर्स डीलिस्ट हो गए तो वो कहां पर ट्रेड करेंगे? वो रास्ते पे तो चिल्ला नहीं सकते कि ले लो हमारे शेयर्स ले लो। तो ऐसे समय पर अब उनके पास जो शेयर्स है वो इलिक्विड हो गए, अब वो शेयर्स की लिक्विडिटी नहीं रही, उस शेयर्स के लिए कोई मार्केट नहीं रहा। तो रूल कहता है ऐसे समय पे आपके कंपनी प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स को आगे आकर इन शेयर्स को खरीदना पड़ेगा, ये अब आपकी लायबिलिटी है। रूल कहता है द सेड सिक्योरिटी शैल बी डीलिस्टेड फ्रॉम ऑल द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक एक्सचेंज से आपको निकाला गया तो हर एक स्टॉक एक्सचेंज से आपको निकाला जाएगा। The recognized stock exchange may, on the request of company, delist any security listed as per the regulations under the SEBI Act, subject to following conditions. So, क्या conditions है? First, the securities of the company have been listed for a minimum period of 3 years. The delisting of such security has been approved by 2/3 of the public shareholders. And अब sorry, अगर आप 2 मिनट अगर आप बोल रहे हो कि सर क्या है तो थोड़ा समझिए, यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, this is voluntary, मतलब आप खुद चाहते हो कि आपके जो डीलिस्टिंग है वो रहे। समझ में आ रहा है?
सो द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी खुद चाहती है कि उसकी सिक्योरिटीज डीलिस्ट हो जाए, तो उसमें फिर आपका पहला पॉइंट ऐसा है कि मिनिमम 3 साल तो लिस्टेड रहना चाहिए। सेकंड, 2/3 शेयर होल्डर्स ने हाँ बोला है कि चलेगा हमें डीलिस्ट। और थर्ड, कंपनी प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स जो लोग ना कह रहे हैं, जो होल्डर्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं बाबा डीलिस्ट नहीं करना है, आपको फेयर प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी और फेयर प्राइस पर वो शेयर्स बेचेंगे और आपको खरीदना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट आपको उन्हें एग्जिट ऑप्शन देना है। रूल कहता है लेकिन ये जो कंडीशन है ये सेबी आपको माफ कर सकती है अगर ऑब्वियसली आपका जो सिक्योरिटी है आइदर बॉम्बे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनमें से कहीं पर एक जगह पर तो लिस्टेड रहे। श्योर अबाउट दिस, पक्का। सो ये आपका जो था ये डी लिस्टिंग वाला पार्ट था। यहां पर हमारा ये जो SCRA एक्ट का जो पार्ट 3 है वो खत्म होता है। तो यहां पर हमने देखा कि डी लिस्ट वॉलेंटरी करना हो तो यहां से लेकर यहां तक पॉइंट है, और अगर वॉलेंट्री ना हो तो स्टॉक एक्सचेंज भी आपके शेयर्स को डीलिस्ट कर सकता है, जिसके लिए यहां पर इतने पॉइंट्स बनाए गए हैं। कंटिन्यूस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट को इतना ही समझना है कि एक ही है, 25% जो है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग के पास होना चाहिए। आप जब कभी भी न्यू सिक्योरिटी इशू करें या फर्दर इशू ऑफ द सेम क्लास करें, आपको परमिशन लेनी है। यहां पर हमने पहले ये पॉइंट्स देखे, अगर मैं स्टार्ट से 2 मिनट देख लूं तो आपको यहाँ पर 19.3 में बोला गया था कि आपको सब चीजें फाइलिंग करनी है बहुत सारी। तो जैसे यहां से लेकर यहां तक इट वाज ऑल लेटर एंड अलॉटमेंट एंड राइट इशू। यहां पर आपको ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया था। यहाँ पे कंसोलिडेशन और स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट के बारे में बताया गया था। यहां पर जो आपको बोला गया था कि आपको नए शेयर सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और आपको सही समय पर फटाफट देना है। यहां पर ट्रांसमिशन के बारे में बोला गया था। यहां पर आपको बोला गया था कि कितने समय में आपको नए सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। यहां पर आपको बोला गया था कि जब कभी भी आप डिविडेंड, बोनस या राइट्स इशू डिक्लेयर करें, स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, और जब भी आपकी बुक क्लोजर होगी उसके 5 दिन पहले आप जो है वो बताएं। अगर आपके बिजनेस में कोई नॉर्मल चेंज हो रहा है तो आपको उसके बारे में बताना है। रूल कहता है अगर आपके डायरेक्टर में कोई चेंज है, डेथ है, रिमूवल है, ऑडिटर बदलता है, MD बदलता है, तो वो बताना है। एनुअली आपको अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट्स फॉरवर्ड करनी है स्टॉक एक्सचेंज को। हर एक मीटिंग की नोटिस, मीटिंग में होने वाले रेजोल्यूशंस की कॉपी, ये सब भी आपको बताना पड़ेगा। फिर आपने अगर कोई फोरफिटेड शेयर्स का इशू किया है, कभी कैपिटल अल्टरेशन हुआ है, तो वो सब चीजें आपको यहां पर बतानी पड़ेगी। किस में बतानी पड़ेगी? ये सब चीजें आपकी कहां थी? ये थी 19 सब रूल 3 में। यहाँ पे अब 19(2)B में क्या बोला गया था कि अप टू 1600 करोड़ तक है तो 25, 1600 से 4000 है तो प्रिस्क्राइब परसेंटेज, और 4000 के ऊपर है तो 10%। हाँ, ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब आपको सबको 25% पे तो वैसे भी आना है। 19(2) में क्या कहता है कि आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये 5 कंडीशंस होना जरूरी है, लेकिन अभी नहीं रहा तो भी चलेगा, आपको अभी परमिशन मिल देगी, नेक्स्ट जनरल मीटिंग में आपको उसको चेंज कर लेना, लेकिन फॉलो अभी से करना है। और इसके पहले जो हमने आखिरी में देखा कि 19(1) में आपके पास क्या क्या आपको फाइलिंग करनी होती है, तो 19(1) में हमने देखा है MOA और AOA की कॉपी, प्रोस्पेक्टस की कॉपी, हर वो ऑफर फॉर सेल की कॉपी पिछले 5 साल में जिसमें आपने सिक्योरिटीज इशू कर कर पैसे कमाए, मतलब पैसे इनफ्लो आया, बैलेंस शीट और ऑडिट की कॉपी पिछले 5 साल की, डिविडेंड, कैश, बोनस पिछले 10 साल में अगर दिया होगा तो, प्रमोटर, अंडरराइटर और ब्रोकर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट, एजेंट्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ किया हुआ एग्रीमेंट, बैलेंस शीट, PNL और ऐसी की वैल्यूएशन रिपोर्ट जो आपने कोई ना कहीं कोई रिपोर्ट में मेंशन करी हो, और पिछले 5 साल में उसकी कॉपी। रूल कहता है हर वो इंपॉर्टेंट मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के रिलेटेड उसकी कॉपी। इनकॉर्पोरेशंस लेकर अब तक कोई अगर अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसकी कॉपी। अगर कभी शेयर्स एंड डिबेंचर्स अदर देन कैश दिए हैं तो उसकी कॉपी। अगर आपने कभी कोई कमीशन, ब्रोकरेज या डिस्काउंट दे रखा है जिस पर्सन को दिया तो उस व्यक्ति के रिलेटेड सब कॉपीज देनी है आपको। यहाँ पर अगर आपने कभी शेयर्स फोरफिटेड किए तो टॉप 10 होल्डर्स जिनके पास नंबर्स में सबसे ज्यादा शेयर्स है और आप कौन से शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए परमिशन ले रहे हो उसकी डिटेल्स आपको सब देनी है। तो इतनी सारी चीजें होती है SCRA एक्ट में लिखा गया है जहां पर लिस्टिंग के रिलेटेड है। याद रखना है रूल 19 का 1, 2 और 3, इसमें ही सब कंडीशंस है। और डी लिस्ट में 2 चीजें याद रखनी है, वॉलंटरीली और कंपलसरी बाय स्टॉक एक्सचेंज। श्योर अबाउट दिस। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा और समझ में आया हो। अच्छा लगा तो प्लीज शेयर। सो दिस वाज द एंड ऑफ SCRA एक्ट। वी हैव मेड 3 पार्ट्स।
Part 1, if you focus on the concepts, introduction, history, demutualization, corporatization, application, grant, withdrawal. Part 2 talks about powers of CG, SEBI, the stock exchange, and the penalties, adjudications, various settlements, cognizance of offense, special courts, and all that part. और पार्ट 3 स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग के ऊपर बात करता है कि लिस्टिंग के वक्त हमें स्टॉक एक्सचेंज को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए, क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए, कितनी मिनिमम होल्डिंग पब्लिक के पास रहनी चाहिए, और कौन से ऐसे सिनेरियोज है जहां पर स्टॉक एक्सचेंज हमारे शेयर्स को डीलिस्ट कर सकता है या हम भी वॉलंटरीली उन्हें अप्लाई कर सकते हैं. श्योर अबाउट दिस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.